हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता एंड आज हम लैंड लॉस का सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एग्रीरेरियन रिलेशंस इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है ओनरशिप ऑफ लैंड ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड, यानी कि जब ब्रिटिशर्स आए भी नहीं थे तो क्या ओनरशिप ऑफ लैंड का स्टेटस था इंडिया में, और प्लस में लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या क्या फॉलो होता था वो। देन इंटरमीडियरीज एंड लैंड राइट्स, ये हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स में पढ़ चुके हैं, जैसे जमींदार रियोतवाड़ी सिस्टम, नेहलवाड़ी सिस्टम और क्या इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का। बस जो चीज रह गई है वो है जागीरदार्स। जो जागीरदार्स थे ना वो प्रेवलेंट, और ज्यादातर वो प्रेवलेंट मुगल रूल एज वेल एज दिल्ली सल्तनत के टाइम पे थे। तो वो हम इसी टॉपिक में कवर कर लेंगे। लेकिन जब भी आपसे इंटरमीडियरीज पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप जमींदारी रियोतवाड़ी महलवाड़ी के अलावा जागीरदार्स भी जरूर लिखिएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज वैदिक एंड अर्ली वैदिक पीरियड्स। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो आर्यन समाज के जो लोग थे ना, दे वर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन पैस्टोरल एक्टिविटीज, यानी कि भेड़ बकरियां जो कैटल होती थी वो एक जगह से दूसरी जगह जो है उन्हें चराना, उन्हें मेंटेन करना, उन्हें कीपिंग करना, ये सब कुछ में वो इन्वॉल्व थे। सो इट वाज बिलीव्ड दैट कैटल वाज कंसिडर्ड टू बी द चीफ सोर्स ऑफ वेल्थ। उनका लैंड में इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज वो देखते थे कि जो लैंड है ना उसका इतना कोई ज्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है नहीं। हमारे लिए ज्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस या इन जनरल हमारे लिए सिग्निफिकेंस कैटल के लिए है। और इसलिए जो लैंड है ना उसका प्रयोग सब लोग करते थे, सारे मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी या ट्राइबल जो भी थी वो सारे लोग यूज करते थे। प्राइवेट ओनरशिप कोई भी बंदा एक बंदा क्लेम नहीं करता था कि नहीं ये जो लैंड है वो मेरी है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल ओनरशिप एट दैट टाइम वाज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट। और जो कम्युनिटी है वो एज अ होल मैनेज भी करती थी, यूज भी करती थी पूरी लैंड फॉर द पर्पसेस ऑफ, चाहे एग्रीकल्चर हो गया या ग्रेजिंग एक्टिविटीज हो गया या जो कैटल से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो गई उसके लिए। देन केम पोस्ट वैदिक पीरियड एंड महाजनपदास। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो आयरन से बने हुए टूल्स है ना वो आने लग गए, यानी कि वो बनने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट होता है उसको क्लियर करने में आसानी होने लग गई। तो अगर आप एक जगह को क्लियर कर सकते हो, फॉरेस्ट को क्लियर कर सकते हो, तो आप वहाँ पे बसना स्टार्ट हो गए ये लोग। ठीक है, तो अगर जब बसना स्टार्ट करने लग गए तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होने लग गई, फार्मिंग वगैरह होने लग गई। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो धीरे धीरे इमर्ज करने लग गया। बट फिर भी अभी ज्यादा प्रेवलेंट क्या था कि सोसाइटी एंड कम्युनिटी एज अ होल जो है वो लैंड को होल्ड करेगी, सब लोग बराबर यूज करेंगे, कोई भी इंडिविजुअल ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। देन एक इसमें एक एग्जाम्पल या एक स्टेटमेंट दी हुई है गौतम, जो कि क्या थे, धर्मशास्त्रा एक्सपर्ट ऑफ महाजनपदा। उन्होंने बोला कि जो प्रॉपर्टी है अगर इट इज द सोर्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि अगर उससे आपको पैसे मिल रहे हैं, उससे आपका खाना पीना घर चल रहा है, तो वो किसी भी डिवीजन के सब्जेक्ट नहीं हो सकती, यानी कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। और ऐसा माना गया है कि उनका प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि वो लैंड को भी रेफर कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि लैंड जो है ना वो इनडिविजिबल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। कम्युनिटी एज अ होल उस पूरी लैंड का प्रयोग करेगी, कोई भी एक बंदा उसकी इंडिविजुअल ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। अब मॉडर्न एम्पायर का टाइम आया, तो इसमें क्या है, इस पीरियड के दौरान, मॉडर्न एम्पायर के दौरान जो रूलर्स है ना उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल लैंड्स के ऊपर बढ़ गया। ऑफ कोर्स क्योंकि लैंड के ऊपर कंट्रोल जरूरी था, क्योंकि वो रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट करती थी लैंड। तो वो टैक्सेस रेवेन्यू ये सब कुछ लैंड से कलेक्ट करते थे। और कौटिल्य जो है उनका भी कहना यही था कि लैंड है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कंट्रोल किंग का होगा। बट फिर भी कौटिल्य ने कभी ये नहीं कहा कि जो किंग है ही शुड बी कंसिडर्ड टू बी द ओनर ऑफ ऑल दोज लैंड्स। उन्होंने कंट्रोल की बात की, उन्होंने ओनरशिप की एज सच बात नहीं की। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मौर्यन पीरियड के दौरान जो किंग्स थे ना वो अपनी लैंड अलॉट कर देते थे किसी भी ऑफिसर या ऑफिशियल को, अगर वो उनकी सर्विसेज से खुश हुए हैं, एज अ रिवॉर्ड या फिर एज अ गिफ्ट हम बोल सकते हैं। या फिर वो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी अलॉट कर सकते थे अपनी लैंड, अगर जैसे कि उन्हें सपोर्ट करने कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है या चैरिटेबल एक्टिविटी, इन सब चीजों के लिए। देन इसमें बोला गया कि बहुत अच्छा खासा सिस्टम था कि हमें कैसे पता चलेगा या कैसे कैलकुलेट करना है कि कितना रेवेन्यू ये वाली जो लैंड है ये पर्टिकुलर लैंड जनरेट कर सकती है, और कैसे कलेक्शन होगी। इन सबके लिए बहुत अच्छा खासा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जो स्टेट थी ना उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम लैंड रेवेन्यू था। जो टैक्सेस आते थे ना लैंड से, वो स्टेट का मेजर इनकम सोर्स था। तो इसलिए आप देखेंगे कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस एग्जिस्ट करते थे। जैसे अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जो टैक्स लग रहा है उसे हम
भागा कहते थे, जो कि जनरली कितना होता था, 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस किंग को जाता था, यानी कि स्टेट को जाता था। भागा के अलावा अदर टैक्सेस भी एग्जिस्ट करते थे, जैसे कारा, ये एक स्पेशल काइंड का टैक्स था जो सिर्फ स्पेशल लैंड जो होते उस पर इम्पोज होता था। देन एक बाली था, ये जो बाली टैक्स है ना, बाली जो था वो एक ऐसा टैक्स था जो लिया जाता था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सर्टन स्पेशल क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज, जिसके अंदर मे बी सोल्जर्स आ गए या कोई और स्पेशल क्लासेस ऑफ ऑफिशियल्स हो गए किंग के, उन सबके मेंटेनेंस के लिए जो लोगों से टैक्स इकट्ठा किया जाता था उसको बाली का नाम दिया गया। देन पोस्ट मॉडर्न पीरियड एंड गुप्ता एम्पायर में क्या हुआ, अभी तक हमने ऑब्जर्व किया कि ठीक है, कम्युनिटीज, सोसाइटी, ट्राइबल का कंट्रोल हो सकता था लैंड पे, प्राइवेट ओनरशिप की इतनी बात नहीं की गई। देन जो किंग है उनका भी अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द लैंड हो सकता है, बट हमने ये नहीं बोला कि किंग इज टू बी कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ ऑल दोज एग्रीकल्चरल लैंड्स। बट पोस्ट मॉडर्न पीरियड एंड गुप्ता एम्पायर एक ऐसा पीरियड था जिसमें हमने देखा कि इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ द लैंड का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे अलग अलग स्मृति और इन सब चीजों में एविडेंस भी मिले। जैसे मनुस्मृति क्या बोलते हैं, मनुस्मृति ने ये रिकॉग्नाइज किया जो किंग है उनका पहला राइट होता है किस चीज में, अगर मान लीजिए आपको कोई भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं माइंस से या फिर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसमें किंग का राइट होगा। कितना राइट होगा? एटलीस्ट 1/2 तो होगा ही। देन काटायान एंड नारद स्मृति जो है उसमें भी बोला गया कि किंग का राइट होगा ओवर लैंड प्रोड्यूस जितना भी होगा, और कितना राइट होगा? एटलीस्ट 1/4 तो आपको जो भी लैंड से प्रोड्यूस हुआ है वो किंग को देना ही है। बट साइमल्टेनियसली इन लोगों ने प्राइवेट ओनरशिप या इंडिविजुअल ओनरशिप का भी जो राइट है वो माना साथ, साइड बाय साइड। जैसे कि इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ द लैंड किसको बिलोंग करेगी? जो बंदा उस लैंड पे रह रहा है प्लस में उसको कल्टीवेट कर रहा है, उसमें एग्रीकल्चर कर रहा है, तो ऐसा माना जाता था कि वो जो इंडिविजुअल है उसके पास इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ द लैंड है। देन नरसिंह पुराण ने क्या बोला कि जो किंग होती है ना उसकी कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द लैंड है। अभी तक आपने पहले वाले में देखा चाहे मनुस्मृति हो, वो बोल रहे हैं कि जो हाफ है ना वो ओनरशिप ऑफ द किंग बिलोंग है। देन कटायान एंड नारद स्मृति में क्या बोला कि जो 1/4 ऑफ द लैंड प्रोड्यूस है सिर्फ उतने तक ही किंग की ओनरशिप सीमित है। लेकिन नरसिंह पुराण जो है उसने पहली बार एक ऐसी जिसमें बोला गया कि नहीं, जो किंग है ना ही हैज कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द लैंड। देन कुछ चाइनीज ट्रैवलर्स भी आए जिन्होंने बात की कि जो लैंड है इट बिलोंग्स टू द किंग, बट फिर भी उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने ये बताया कि कैसे किंग का भी कंट्रोल एंड इंडिविजुअल पोजेशन, ये दोनों चीजें जो है वो उस टाइम पे कोएग्जिस्ट कर रही है। अब ये इंडिविजुअल पोजेशन कैसे कोएग्जिस्ट कर रही है किंग के कंट्रोल के साथ? क्योंकि हम ये देखते हैं कि ऐसा माना जाता था उस टाइम पे कि अगर आपने इतने सालों तक लैंड को पोजेस कर लिया है तो आपके पास ओनरशिप आ जाएगी ऑटोमेटिकली उस लैंड की। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग साल बताए, जैसे गौतम एंड मनु ने बताया 10 साल। ठीक है, तो जैसे कि अगर 10 साल तक आपने किसी लैंड को पोजेस कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप उसके ओनर बन जाएंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि उस टाइम पे एक किंग का कंट्रोल तो एग्जिस्ट करता था, प्लस में इंडिविजुअल पोजेशन जो कि कन्वर्ट हो रहा था ओनरशिप में, because the individual was possessing the land for a certain period of time। तो इसलिए ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है किंगली कंट्रोल एंड इंडिविजुअल पोजेशन दोनों को एग्जिस्ट कर रहे थे। देन हम मिडिवल पीरियड की बात करें तो इसमें क्या बोले, फ्यूडल कैरेक्टर ऑफ लैंड होल्डिंग बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड। फ्यूडल कैरेक्टर ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब है कि जो किंग है ना वो कुछ नोबल मैन होते थे, उन्हें अपनी लैंड दे देते थे। लैंड दे देते थे मतलब कि ओनरशिप नहीं देते थे, बस ऐसी लैंड जो है वो असाइन कर देते थे कि ये जो लैंड है उससे जितना भी रेवेन्यू आएगा ना वो आप अपनी सैलरी के बजाय इन ल्यू ऑफ योर सैलरी आप वो लैंड रेवेन्यू रख लेना। ठीक है, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग सर्टेन मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। बट वो जो लैंड है ना उसकी ओनरशिप किंग को ही बिलोंग करेगी। वो बस नोबल मैन जिसको हम यहाँ पे जागीरदार कह रहे हैं उसे हमने वो जो लैंड है वो दे दी ताकि जो भी लैंड रेवेन्यू उस लैंड से जनरेट होगा वो अपनी एज अ सैलरी उस लैंड रेवेन्यू को रख सके। अब ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पे बात की गई है ना, चाहे जागीरदार हो और ये सब कुछ सिस्टम, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट इज चोला पीरियड। जो चोलाज है उन्होंने भी काफी अच्छा लैंड रेवेन्यू का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि लैंड को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया ताकि ये पता लगा सकें कि ठीक है किस लैंड से कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट इज मुस्लिम सल्तनत पीरियड। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें लैंड को हमने क्लासिफाई कर दिया गया खालसा में, इक्ता या एकता में एंड डोनेटेड लैंड में, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कौन सी लैंड पे कितना टैक्स जो है वो वसूलना है। तो अब ये जो खालसा है ना वो उन लैंड्स को रेफर करते थे जो कि डायरेक्टली स्टेट के कंट्रोल में थी, और इस लैंड से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था ना वो डायरेक्टली स्टेट या जो हम किंग है उनके पास जाता था, मतलब स्टेट ट्रेजरी में जाता था डायरेक्टली। पर दूसरे हाथ पे ये जो एकता या एकता वाली लैंड होती थी ना उसमें क्या था कि हम वो है ना ऑफिशियल्स या जो भी नोबलमैन वगैरह थे उन्हें असाइन कर देते थे और बोलते थे कि इसमें से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा ना उसमें से कुछ पोर्शन आप अपनी एज अ सैलरी रख लेना, और जो बाकी का जो पोर्शन है ना
वो आप ट्रेजरी या जो गवर्नमेंट स्टेट है उन्हें डिपॉजिट करेंगे। ये जो लैंड है वो बेसिकली उन्हें मिलिट्री ट्रूप्स और ये सब कुछ मेंटेन वगैरह करने के लिए दी जाती थी। और ये जो सिस्टम है ना वो बहुत सिमिलर है जो आगे जागीरदार सिस्टम आएगा ना उससे, क्योंकि जो जागीरदार सिस्टम है वो बेसिकली मुगल पीरियड में ओरिजिनेट हुआ, बट इसके ट्रेसेस जो है हम एकता पीरियड से एसोसिएट करते हैं जो कि मुस्लिम सल्तनत पीरियड में एग्जिस्ट करता था। देन थर्ड इज डोनेटेड लैंड, जो नाम से ही पता चल रहा है कि जो लैंड आपने डोनेट कर दी मे बी प्रीस्ट को या कोई भी स्कॉलर को, वो आ जाती है डोनेटेड लैंड की कैटेगरी में। देन उस टाइम पे भी कुछ मिडल मैन या इंटरमीडिएट क्लासेस एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि खूट। खूट जो है वो सिमिलर टू जमींदार होते थे। देन दूसरी क्लास मुकद्दम, तीसरी चौधरी, जो कि क्या थे, बहुत अमीर जो फार्मर्स थे या विलेज हेड्स थे ये सब कुछ, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि आपको फार्मर लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करने एंड देन यू हैव टू डिपॉजिट इट इन द सेंट्रल ट्रेजरी। बट अलाउद्दीन खिलजी का जब टाइम आया तो उन्होंने ये सारे इंटरमीडिएट क्लासेस मिडिलमैन वगैरह को हटा दिया और एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बना दिया, डायरेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया बिटवीन कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू एज वेल एज द स्टेट। देन केम द मुगल पीरियड। अब इसमें क्या हुआ, जब अकबर का राज था तो उनके एक मिनिस्टर राजा टोडरमल ने एक अलग टाइप का सिस्टम जो है वो बनाया जिसको हम बोल रहे हैं जब्त सिस्टम। इस जब्त सिस्टम का अलग नाम भी दिया हुआ है एने दहसाला सिस्टम। और इस सिस्टम में क्या होता था कि जो लैंड है ना उसका केयरफुल असेसमेंट होता था, बहुत ज्यादा केयरफुल मेजरमेंट होता था, क्योंकि इस केस में क्या होता था कि जो हम टैक्स लगा रहे हैं ना वो कैसे लगाते थे, वो बेस्ड था कि अब मान लीजिए एक साल के बेसिस पे हम टैक्स नहीं इसमें कैलकुलेट करते थे, क्योंकि अब जरूरी नहीं है ना कि हर साल जो फसल है वो एक जैसी हो। कभी ऐसा हो सकता है कि फसल अच्छी हुई, ठीक है, बट कभी ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ बैड वेदर हो गया, मतलब कुछ भी हो गया जिसकी वजह से फसल अच्छी नहीं हुई। तो इसलिए हम टैक्स लगाते थे इस बेसिस पे कि पिछले 10 साल में एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ है उस लैंड से, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स का, और मतलब कि उस लैंड पे कितना एवरेज प्रोडक्शन रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 10 years, और उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते थे। तो इन्होंने निकाला कि 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस जो है वो किंग या फिर जो हम स्टेट है उसके पास जाएगा। रेवेन्यू जो है वो आपको कैश में ही देना था, हाँ, बट ठीक है समटाइम्स आप मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी या काइंड के फॉर्म में भी दे सकते हो। और जहाँ पे जब्त सिस्टम एप्लीकेबल नहीं था वहां पे अलग अलग सिस्टम बताए गए हैं। तो ऐसी एक सिस्टम था बताई, यानी कि शेयर क्रॉपिंग। इसमें क्या होता था कि जो स्टेट है और जो लैंडलॉर्ड है ना वो पहले से ही डिवाइड कर लेते थे कि जब हार्वेस्ट होगी तो कौन कितना पार्ट रखेगा, यानी कि फिक्स्ड शेयर जो है वो डिवाइड कर लेते थे कि ये जब अगर मान लीजिए जो एक्चुअल हार्वेस्ट है वो हमारी जितनी भी होगी ना उसमें से लैंडलॉर्ड कुछ पोर्शन रख लेगा और जो किंग है वो उतना पोर्शन रख लेगा, तो वो पहले से ही डिसाइड कर लेते थे। देन नस्क एस्टिमेशन ऑफ प्रोड्यूस वर यूज्ड, ठीक है। तो नस्क का मतलब क्या होता था, नस्क में भी ये होता था कि मतलब फ्यूचर, जैसे फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन होगा उसके बेसिस पे हम टैक्स लगाते थे। पर जो जब्ती या जब्त सिस्टम था उसमें क्या होता था कि हम पास्ट के 10 years में देखते थे कि प्रोड्यूस कितना हुआ है और उसके बेसिस पे हमने फिक्स किया होता कि 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस। पर नस्क में हम आगे का एस्टिमेट लगाते थे कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है वो आगे हमें कितना प्रोड्यूस दे सकती है, तो इसलिए हमने बोला एस्टिमेशन ऑफ प्रोड्यूस, उसके बेसिस पे ये जो टैक्स सिस्टम है वो लगाया जाता था। देन इसमें आगे यही बताया है कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो लैंड है वो हमने दो पार्ट में डिवाइड करी है, खालसा जिसको हम बोलते हैं स्टेट और जागीर असाइन टू मनसबदार। तो ये जो खालसा है ये वाली जो है ना वो डायरेक्टली स्टेट के कंट्रोल के अंडर रहती थी और इसमें से जो भी रेवेन्यू आता था वो डायरेक्टली स्टेट या किंग के पास जाता था। और जो जागीर है वो ऐसी लैंड होती थी जिसका मैंने आपको बताया जो ऑफिशियल जो नोबल मैन थे उनको हम असाइन कर देते थे, ठीक है। और मतलब लैंड की ओनरशिप नहीं दी है, सिर्फ जो लैंड है वो असाइन कर दी है ताकि उसमें से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो आप अपनी एज अ सैलरी रख लेना, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग सर्टन सर्विसेज, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई या मिलिट्री सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग। तो इसकी आगे ऐसी बात करिए, मनसबदार जागीरदार सैलरीज डिराइव्ड फ्रॉम असाइन लैंड रेवेन्यू। देन जमींदार क्या थे, लोकल एलीट डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज टू मैनेज द रेवेन्यू एंड अलग अलग टाइप ऑफ फार्मर्स, मतलब दो टाइप के फार्मर्स बताए यहाँ पे। ये सब कुछ आप लोग पढ़ लेना, बहुत ईजी है। अब देखते हैं ये जागीरदार कौन थे। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइनें लिखी है कि जागीर का मतलब लैंड ओनरशिप बिल्कुल भी नहीं होता, उसका मतलब होता है होल्डिंग लैंड। और आप क्यों होल्ड कर रहे हैं लैंड, क्योंकि उसमें से जो किंग है वो एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड है, ठीक है। उन्होंने अपनी जो लैंड है वो आपको असाइन की है किसी भी नोबल मैन को, किसी भी ऑफिशियल को, ताकि उसमें से जो भी रेवेन्यू आ रहा है ना वो आप अपनी एज अ सैलरी रख लो, ठीक है। आपको अलग से सैलरी नहीं मिलेगी, वो जो लैंड से जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो आप अपनी एज अ सैलरी रख लो। तो यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है, अ जागीर वाज नॉट लैंड ओनरशिप बट अ ग्रांट ऑफ द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड एरिया एंड आल्सो द पावर टू गवर्न इट। तो इसलिए जागीर का मतलब होता है होल्डिंग लैंड और दार का मतलब होता है ऑफिशियल। तो ये क्यों किया गया था
क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी बंदा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे तो आप उसको सैलरी तो दोगे। तो ये जो ऑफिशियल्स थे वो अपनी सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ मे बी मिलिट्री सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो किंग क्या करता था, इंस्टेड ऑफ उनको सेपरेटली सैलरी देने की बजाय लैंड असाइन कर देते थे, क्योंकि जो ट्रूप्स है या मिलिट्री है उनको लैंड तो चाहिए ही रहती थी ना। तो आपको लैंड असाइन कर दिया, आप उसकी देखभाल भी करो और उसमें से जो भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट होगा ना, आप उसमें से वो रेवेन्यू रख लेना एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। अब ये जो जागीरदार है ना, उसके ट्रेसेस हमें दिल्ली सल्तनत में भी मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्ता। ठीक है, और बाकी जो है वो धीरे धीरे करके अब हम मुगल पीरियड में इसको जागीरदार बोल रहे हैं। तो इसमें भी यही बताया है कि इक्ता सिस्टम क्या था। ठीक है, और फिर जागीरदार जो है वो आया। अब ये जो जागीरदार सिस्टम जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके अंदर क्या था कि हर एक ऑफिसर को, जिसको हम बोल रहे हैं मनसबदार, ठीक है, उन्हें एक रैंक दी जाती थी जिसको बोलते थे मनसब। ठीक है, और वो जो रैंक दी जाती थी उसके बेसिस पे डिटरमिन होता था कि आपकी कितनी सैलरी होगी और आपको कितने जो ट्रूप्स होते हैं ना वो असाइन होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इंस्टेड ऑफ कैश यू वर असाइंड अ लैंड, जिसको हम बोलते हैं जागीर, जहां से आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। और वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा ना, उससे आप दो काम करेंगे, उससे आप अपना खर्चा तो निकालेंगे, अपने घर का खर्चा निकालेंगे, और दूसरा जो आपको जो ट्रूप असाइन हुई है, जो आपकी कंटिजेंट है, उसको आप पूरा मेंटेन भी करेंगे। तो ये वाला जो सिस्टम है उसको हम जागीरदार कर कहते थे। जो कब आया, जिसके ट्रेसेस तो खैर इक्ता सिस्टम से होते हैं दिल्ली सल्तनत, बट ये जो जागीरदार वाला सिस्टम है वो पूरा जो है वो मुगल पीरियड में आया। अब आते हैं ये अलग अलग टाइप के जागीर। जैसे फर्स्ट है तंखा और तुअंखा जागीर। तो इन्हें क्या था कि इन्हें लैंड जो है वो अलॉट हुई जाती थी इन ड्यू ऑफ देयर सैलरी, कि ठीक है इसमें से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो आप अपनी एज अ सैलरी रख लो। पर ये जो यूजली ये जो लैंड असाइन होती थी ना, वो 3 से 4 साल तक ही असाइन होती थी, फिर आपको दूसरी लैंड जो है वो अलॉट होती थी। और इसका मेजर पर्पस ये था कि कहीं आप उस लैंड पर अपना कब्जा करके ना बैठ जाओ या आर्बिट्री कंट्रोल वगैरह ना करो, इसकी वजह से। देन सेकेंड इज मशरूत या कंडीशनल। जो आपको लैंड मिलती थी ना, उसके साथ आपको कुछ ऑब्लिगेशंस भी मिलती थी, जैसे आपको ट्रूप्स उसमें मेंटेन करनी है या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनवाना है, वो सब कुछ। देन इनाम जागीर, जो नाम से ही पता चल रहा है कि हमने क्या है, वो जो लैंड है वो अलॉट तो करी, बट अलॉट करी एज अ गिफ्ट और रिवॉर्ड। जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी, बिकॉज ऑफ कोई लॉयल ऑफिसर हो गया या जनरली कोई स्कॉलर है, उन्हें हमने लैंड अलॉट कर दी एज अ गिफ्ट या फिर रिवॉर्ड। देन नेक्स्ट इज वतन जागीर। वतन जागीर क्या है, जो लैंड जो है वो फैमिली में अलॉट होती ही जा रही है, जो कि हेरिडिटरी है। मे बी बिकॉज ऑफ आपकी जो फैमिली है कोई सर्विस या ऑब्लिगेशन प्रोवाइड कर रही है किंग को सालों साल, तो आपको वो जो लैंड है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वही लैंड आपके घर में जो है वो घूमती जा रही है। जैसे होता है ना कि हेरिडिटरी वो लैंड जो है वो आपको अलॉट हो गई है, तो अगर एक जनरेशन जो है वो निपट गई तो दूसरी जनरेशन के पास वो लैंड अलॉट खुद ही हो जाएगी। बट आपको ये याद रखना है कि ओनरशिप किंग के पास ही है इन सारे जागीर में भी। देन ऐसी मदद माश है, इसमें भी क्या है कि कोई भी जो लैंड है वो हमने रिलीजियस या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे दी। ये सारी जो चीजें हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जागीर बनाती है। ये हैं अलग अलग टाइप के जागीर, बट इन सारे जागीर में जो ओनरशिप ऑफ लैंड है वो किंग को ही बिलोंग करती है। ये सारी जो लैंड है वो अलॉट हुई है बस। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जागीरदार, वेरी इजी, एक बार पढ़ लो। देन हाउ रेवेन्यू वाज एक्सेस, ये वाला जो पार्ट है ना वो बस आप एक बार पढ़ लेना। पर ये जो पूरा पार्ट है वो मैंने पहले मतलब अभी 2-3 स्लाइड्स पहले ही समझाया। रिलेशनशिप विद द मनसबदारी सिस्टम, मैंने आपको जब शुरू में ही बिल्कुल डील किया कि मनसब क्या होता था, कि अकबर ने ये सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, मनसब जो है रैंक से कैसे एसोसिएटेड है, ये पूरा जागीरदारी सिस्टम वो हमने डील किया था, तो बस एक बार पढ़ लेना इसको। देन स्ट्रेंथ ऑफ द जागीरदारी सिस्टम, तो क्या हुआ ये, इसमें बेसिकली होता था कि जो एम्पायर है यानी कि जो स्टेट है उनको कैश में पैसे नहीं देने पड़ते थे। ये होता था कि जो लोग भी जो ऑफिशियल्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें बदले में सैलरी की बजाय, कैश की बजाय उन्हें डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू मिल जाया करता था। देन उसके बाद ये भी हो गया था कि जो नोबल्स है, ये जो ऑफिशियल्स है वो प्रेजेंट थे अलग अलग प्रोविंसेस में, ठीक है, कि मतलब दूर दराज के इलाकों में पूरे फैले हुए थे। वो अपनी खुद की जो मतलब ट्रूप वगैरह वो मेंटेन कर रहे थे, इसलिए कुछ भी हो जाए तो एकदम से जो एम्पायर है, जो मतलब स्टेट है, किंग है, वो कॉल कर सकता था उन ट्रूप्स को। फिर उसके बाद और भी क्या था कि ये जो जागीर है ना वो ट्रांसफरेबल थे, यानी कि एक ऑफिशियल को जो भी लैंड अलॉट होती थी वो कुछ सालों के लिए हुई, फिर उसके बाद दूसरी जगह अलॉट हो गई, ठीक है, कि दूसरे कोई डिस्टिंक्ट प्रोविंस में अलॉट हो गई। तो इससे क्या होता था कि वो जो नोबल मैन है ना वो उस स्पेसिफिक कोई भी स्पेसिफिक लैंड पर अपना कब्जा नहीं जमा पाता था, वो ज्यादा पावरफुल बन पाता था एज कम्पेयर टू किंग।
अब इसके कुछ वीकनेसेस भी थे। इसमें क्या था, क्योंकि ये जो जागीरदार है वो ट्रांसफरेबल थे, जैसे कुछ साल के लिए एक लैंड अलॉट हुई, देन कुछ दूसरे साल मत बदल गई, तो इसलिए वो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, चाहे इरिगेशन हो, रोड्स हो। ऐसे बहुत सारे जागीरदार ऐसे थे जिन्होंने ना एजेंट्स हायर कर लिए थे कि है ना आप लोग ये फार्मर्स वगैरह से रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो वो जो एजेंट्स है वो एक्सप्लॉइट करने लग गए उन फार्मर्स को, ठीक है, और उनको मारने पीटने शुरू हो गए जो भी, ताकि हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। देन उसके बाद ये क्या हुआ कि ये जो मनसब यानी कि जो रैंक थी ना, वो तो इतने सारे लोगों को ये देने लग गए, ठीक है, कि हर एक ऑफिसर को कोई ना कोई रैंक मिलती गई। बट अब जो लैंड अलॉट होती है ना, तो लैंड इतनी थी नहीं, इतनी गुड लैंड नहीं थी, तो ये हो गया कि भाई अब इतनी लैंड भी हम कहाँ से लाए। तो इसलिए ये हो गया कि ये जो नोबल्स को पैसे मिलते थे ना, वो कम होने लग गए, जिसको हम ये भी बोलते हैं जागीरदारी क्राइसिस का भी नाम इसमें दिया हुआ है। कुछ जागीरदार ऐसे थे जिन्होंने उस लैंड को हेरिडिटरी बना लिया, यानी कि जैसा होता है ना कि अगर कोई जागीरदार मर गया तो वो जो लैंड है वो दोबारा किंग के पास पहुंच जाती थी। बट ऐसा हुआ कि जागीरदार मान लो मर गया, तो किंग के पास वो लैंड दोबारा नहीं जाती थी। वो क्या होता था कि वो अपनी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करने लग गए। तो इन सब चीजों की वजह से कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कि ये जो है बुरा हाल हो चुका था, इस टाइम पे जागीरदारी क्राइसिस आ चुका था। बिल्कुल भी सब कुछ पूरा सिस्टम जो है ये जागीरदार जिस पर्पज के लिए लाया गया था वो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड हो चुका था। सो दिस वाज इट। ये जो था लैंड लॉस का, हमने सेकंड टॉपिक कवर करा, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी कि क्या स्टेटस था ओनरशिप ऑफ लैंड इन प्री ब्रिटिश पीरियड, देन क्या क्या लैंड रेवेन्यू सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, इंटरमीडियरीज, जैसे एक जागीरदार भी एक इंटरमीडियरी हो गया। बट ये ऐसा था सिस्टम जो दिल्ली सल्तनत में ओरिजिनेट हुआ, इसके ट्रेसेस फाइंड आउट हुए। बट ये पूरा का पूरा अच्छा खासा सिस्टम मुगल पीरियड में हुआ, जिसके काफी सारे स्ट्रेंथ भी बताए, बट वीकनेसेस की वजह से क्या हुआ, जागीरदारी क्राइसिस कैसे आया, ये सब कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।